नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। दिसंबर में एसआईपी निवेश ने नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार एसआईपी का जो आंकड़ा है वो 31,000 करोड़ के पार चला गया। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम में हल्की गिरावट इस बार देखने को मिली, लेकिन गोल्ड ईटीएफ ये एक बार फिर निवेशकों को भाया है और फ्लेक्सी कैप फंड में भी अच्छा खासा पैसा आया है। तो क्या कहते हैं दिसंबर में एमफी के ये आंकड़े? शो में इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। हमारे साथ इस शो में है द वेल्थ कंपनी के डिप्टी सीईओ प्रसन्ना पाठक और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और एमफी के आंकड़े आई एम श्योर आप दोनों ने जरूर देखे होंगे कि किस तरीके से इस बार जो एमफी के आंकड़े वो बिल्कुल बाजार की तरह वॉलेटाइल आए हैं, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे। और सबसे अच्छी बात जो इसमें निकल कर आई वो ये कि एसआईपी के जरिए एक बार फिर जबरदस्त निवेश आया है। सबसे पहले प्रसन्ना सर, आप बताइए आपको कैसे लगे इस बार दिसंबर के एमफी के आंकड़े? आई थिंक जो टेक अवे था, जो सबसे बढ़िया जो इसमें हमारा टेक अवे था वो है कि एसआईपी का नंबर एट अ रिकॉर्ड हाई, जो 31,000 करोड़ का जो नंबर आया है, तो विच इज अ बिगेस्ट टेक अवे। तो इसमें कैसा होता है कि जो भी इन्फ्लोज हुए उसमें एसआईपी एंड नॉन एसआईपी का जो इन्फ्लोज होता है, तो एसआईपी इज कंसिडर्ड टू बी जो कोर इन्वेस्टर्स का, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कोर रुझान होता है वो एसआईपी के थ्रू आता है। अभी नॉन एसआईपी में कैसा होता है कि काफी एचएनआई इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो काफी शिफ्ट करते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस वगैरह, एंड उसमें एनएफओ के नंबर्स भी आते हैं। तो एनएफओ के नंबर्स भी, अगर किसी महीने में एनएफओ अगर ज्यादा हुए तो नंबर्स ज्यादा आते हैं, एनएफओ कम हुए तो नंबर्स कम आते हैं। तो जो मेन टेक अवे है कि एसआईपी जो है, जो रिटेल पार्टिसिपेशन दर्शाता है, वो नंबर रिकॉर्ड है, सो दैट इज द फर्स्ट की टेक अवे। दूसरा है कि इक्विटी इनफ्लो भी काफी स्टेबल है। जो 28,000 करोड़ का जो इक्विटी इनफ्लो है एज कंपेयर टू लास्ट मंथ सिमिलर नंबर्स है, तो दैट इज अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी स्टेबल नंबर। तीसरा इसमें जो की टेक अवे है वो डेट का फ्लोज आउटफ्लोज ये मैंने हुआ है, विच इज लास्ट ईयर के हिसाब से सिमिलर नंबर ही है, क्योंकि ये क्वार्टर एंड है, तो काफी सारा बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी रीजंस, जो एडवांस टैक्स जीएसटी वगैरह के वजह से आउटफ्लो होता है, तो उसकी वजह से डेट का आउटफ्लो हुआ है। एंड आई थिंक ओवरऑल एयूएम जो है इंडस्ट्री का, उसमें भी थोड़ा सा गिरावट है, एंड द मेजर रीजन फॉर दैट इज द वोलेटिलिटी एंड द डेट का आउटफ्लो। सो ये जो की टेक अवे है ये बेसिकली यही है। बिल्कुल, तो कुल मिला के बहुत ही मिले जुले नंबर रहे, लेकिन हाँ, सबसे अच्छा टेक अवे जैसा कि आपने भी कहा और हम भी यही कह रहे हैं कि चैंपियन आज तो एसआईपी रहा है और इसकी बात अब करनी होगी। लगातार 3 महीने तक पंकज जी 29,000 करोड़ के पार एसआईपी रहने वाला 30,000 भी नहीं, सीधा 31,000 करोड़ के पार निकल गया। उम्मीद से ज्यादा बेहतर इसने प्रदर्शन करके दिखाया। एसआईपी के इतने अच्छे आंकड़े आने के पीछे के रीजंस और इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है? स्मिता जी नमस्कार, प्रसन्ना जी नमस्कार। देखिए स्मिता जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि एसआईपी बुक बढ़ रही है तो इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा इक्विटी मार्केट पर बरकरार है और बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि मंथ आफ्टर मंथ ग्रोथ दिखाई दे रही है और अब 31,000 करोड़ एसआईपी बुक पहुंच गई। ये बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम बात करें टोटल, जैसा कि अभी प्रसन्ना जी भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि मार्केट में अगर देखें एयूएम में थोड़ी सी गिरावट आई, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मार्क टू मार्केट भी है, डेट फंड से पैसा निकलना भी है, दिसंबर का महीना था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एसआईपी नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो छोटे निवेशक हैं, जो अपनी मंथली सैलरी में से पैसा बचाकर निवेश करते हैं, उस तरह के निवेशकों का भरोसा मार्केट पर बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात होती है और बहुत पॉजिटिविटी भी यहीं से आती है, क्योंकि हाँ, मैं अक्सर अपने शो में ये बात कहती हूँ कि जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जरिया आता है इसमें इन्वेस्ट करने का, वो दिमाग में आता है एसआईपी। किसी को ख्याल नहीं आता कि यहाँ पर लमसम से भी पैसे लगते हैं, एसटीपी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड तो एसआईपी करना है। और कई ऐसे भी रिमोट एरियाज के लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एसआईपी के जरिए वो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो एसआईपी कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं निवेश तो हो रहा है। प्रसन्ना जी, आई एम राइट? अगर मैं ये सही हूँ तो मुझे एक बात बताइएगा, इक्विटी का ट्रेंड जो आप बता रहे थे जिस तरीके से कि इसमें स्टेबल इस बार आपको फ्लो देखने को मिला, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप देखेंगे एयूएम भले ही बढ़ा हो लेकिन इक्विटी में थोड़ा निवेश इस बार कम आया। आपके हिसाब से इसके पीछे रीजंस क्या रहे होंगे?
तो देखिए, एक एक रीजन, पहले तो मैं एसआईपी का जो हमारा नया टर्म है उसका मैं थोड़ा आपको आकलन दे देता हूँ। तो हम लोग अभी एसआईपी को सर्व इच्छा पूर्ति भी बोलते हैं। तो आपको फिनेंशियल गोल्स अगर आपके अचीव करने हैं तो एसआईपी को जो हमने नया टर्म दिया है वो सर्व इच्छा पूर्ति है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो सर्व इच्छा पूर्ति हो सकता है वो एक जरिया एसआईपी के थ्रू हो सकता है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो इक्विटी का जो थोड़ा सा जो गिरावट आया है, ओवरऑल इन्फ्लोज तो 28,000 के आसपास काफी अच्छे इन्फ्लोज है, बट जो हल्का सा जो गिरावट आया है उसका रीजन दो तीन है। एक तो जो वैल्यूएशंस था, आई मीन काफी लोगों का कंसर्न है कि वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा है, मार्केट ने लास्ट 1-1.5 साल में रिटर्न्स नहीं दिए, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इस सेगमेंट में हुआ है। बट जो अगेन यहाँ पे जो चैंपियन रहा है वो एसेट एलोकेशन जो कैटेगरी रहा है वो चैंपियन रहा है, विच इज लाइक अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया, फिर बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, एंड जैसे पंकज जी ने भी बताया कि गोल्ड ईटीएफ में काफी तो जहां पे रिटर्न्स लोगों को दिखते हैं वहां पे जनरली लोगों ने शिफ्ट किया है। एंड जो हल्का सा जो गिरावट आया है उसका रीजन यही है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। आईपीओस का भी अगर आप नंबर देखोगे तो लास्ट 1-2 महीने में भी, लास्ट महीने में भी आईपीओस के अच्छे खासे नंबर ऑफ आईपीओस काफी आए थे, तो थोड़ा सा पैसा वहां पे भी गया है और अपने मार्केट में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। शिफ्टिंग हमने पिछले मंथ के एसआईपीज के जो डेटाज आए थे उसमें भी हमने ये शिफ्टिंग देखी थी कि थोड़ा सा स्कीम्स और आईपीओस और एनएफओस की तरफ भी शिफ्टिंग हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा हमने देखा था कि निवेश में अंतर दिखा था, और इस बार भी ये अंतर साफ दिख रहा है। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी पंकज जी वो ये है कि इस बार हमने देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड में अच्छा खासा पैसा आया, और अच्छा मतलब 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसमें आया। इसके रीजंस जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा आपके मुताबिक? बिल्कुल, देखिए स्मिता जी, ऐसा होता है कि जिस असेट क्लास में या जिस मार्केट कैप में ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं, निवेशक वहाँ पर ज़्यादा निवेश करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फ्लेक्सी कैप फंड की, तो फ्लेक्सी कैप फंड आप देखेंगे कि अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप बायस्ड हैं, वहाँ पर लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा है। और क्योंकि यदि हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लार्ज कैप इंडेक्स या लार्ज कैप स्टॉक्स ने मिड कैप स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया है, जिसका फायदा फ्लेक्सी कैप को मिला। तो एक तो वजह यह रही कि फ्लेक्सी कैप के अधिकतर फंड्स के रिटर्न्स बेटर थे मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले। दूसरी बात क्या है, अवेयरनेस, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। निवेशकों को एक बात समझ में आई कि जब उन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा पैसा लगाया, स्मॉल कैप में करेक्शन आया तो उनका नुकसान भी हुआ। बट क्योंकि फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि लार्ज कैप में, मिड कैप पे, स्मॉल कैप में कब शिफ्ट करना है। तो इसके लिए अवेयरनेस भी कारण है कि फ्लेक्सी कैप की तरफ इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ रहा है। ये सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, आप देखेंगे पिछले कई महीनों से अब फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो अवेयरनेस भी है, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रिटर्न्स जो हैं वो बेहतर रहे कंपेयर टू यदि हम एवरेज रिटर्न की बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की। तो रिटर्न्स भी हैं और इंटरेस्ट और अवेयरनेस भी है, दोनों ही कारण इसके पीछे देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो कह सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप पसंद लोगों की लगातार बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी इसमें ठीक ठाक पैसा आया था। अब सर आपसे मैं समझूं तो मुझे एक चीज़ समझाइए, और मुझे लगता है हर किसी के मन में इस बार के नंबर देखकर भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि डेट फंड में हुआ क्या है। पिछली बार भी हमने देखा डेट फंड से एक आउटफ्लो यहाँ पर दिखा, लेकिन पिछली बार तो चलिए 25,000 के आसपास का आउटफ्लो था। इस बार तो 1,32,000 करोड़ का ये आउटफ्लो है। ये आपके हिसाब से क्या दिखाता है? तो क्योंकि ये क्वार्टर एंड था, तो अगर हम यही नंबर दिसंबर 24 के अगर देखोगे तो भी 1,28,000 नंबर था। तो ऑन अ हायर बेस आई थिंक वो नंबर्स आर कंपेरेबल। तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ आउट ऑफ द वे हुआ है। सो बिकॉज ऑफ द दिसंबर क्वार्टर एंड इफेक्ट, जहां पे आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, जीएसटी के ड्यूज भरने पड़ते हैं, एक्साइज के ड्यूज भरने पड़ते हैं, बाकी के स्टैट्यूटरी ड्यूज भरने पड़ते हैं, तो वो जो नॉर्मल कॉर्पोरेट का आउटफ्लो है वो इसमें हुआ है। दूसरा रीजन ये भी है कि जनरली जो सिस्टम में लिक्विडिटी है वो भी थोड़ा सा टाइट है। तो ये दो मेजर रीजंस है जो जिसकी वजह से आउटफ्लो हुआ है। बट ऑन अ कंपेरेबल ईयर ऑन ईयर बेसिस वो नंबर्स सिमिलर है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो काफी सिमिलर नंबर्स है दोनों के। बिल्कुल, तो अब चलिए ये कंसर्न तो समझ में आ गया। अब थोड़ा हाइब्रिड फंड को भी देख लेते हैं पंकज जी। एक चीज़ जो आपने देखी होगी, जैसे फ्लेक्सी और मल्टी की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल आप अगर हाइब्रिड को देखेंगे तो ये भी लगातार लोगों की पसंद बना हुआ है।
इस बार इसमें जो निवेश है वो नवंबर के मुकाबले थोड़ा कम आया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, 10,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश अगर आप कह ले इसको, तो क्योंकि 10,755 करोड़ है निवेश आया और पिछली बार यही 13,000 से ज्यादा था। लेकिन फिर भी ये तो हम कहेंगे कि इसमें दिलचस्पी बनी हुई है, और खास करके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पे जिस तरीके से लोगों का भरोसा है वो बरकरार है। एमफी के नंबर यही बता रहे हैं सर। पंकज जी, कहा आपने, बिल्कुल सही बात है स्मिता जी। देखिए, हाइब्रिड में हमारे पास अग्रेसिव हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इस तरह की कैटेगरी है, और साथ में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी एक हाइब्रिड की कैटेगरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम बात करें, जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड है जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होता है, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसके मुकाबले अगर देखें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी का एलोकेशन होता, यहाँ पर इक्विटी के साथ साथ गोल्ड का भी एलोकेशन होता है, कुछ फंड्स में सिल्वर भी है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है इसमें, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे दिखाई दिए। तो एक तो अगेन, जैसा मैंने फ्लेक्सी कैप के बारे में कहा कि रिटर्न्स भी बेहतर हैं, और निवेशकों को एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उस कैटेगरी के फंड्स में, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। उसी तरह से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के रिटर्न्स अच्छे हैं, और साथ में जो दूसरी बात है कि इन्वेस्टर समझ सकता है कि एक ही फंड के जरिए उन्हें मल्टीपल एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कौन सा एसेट क्लास कब अच्छा करेगा, शायद एक आम निवेशक को नहीं पता है, बट जब फंड मैनेजर्स इसे मैनेज करते हैं तो वो डिसाइड कर सकते हैं कब कहां पर एक्सपोजर घटाना है, बढ़ाना है। तो निवेशक थोड़े जागरूक बनते जा रहे हैं, और उसकी वजह से इस तरह के जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टर्स का भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है और निवेश बढ़ रहा है। एक फंड जिसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, फंड का ईटीएफ कह लीजिए, ये जिसको देखने की जरूरत ही नहीं है, वो है गोल्ड ईटीएफ। हर बार ये बिल्कुल, मैं तो आश्वस्त रहती हूँ कि अगर मैंने एमफी का डेटा खोला तो उसमें मुझे गोल्ड ईटीएफ में एक धमाकेदार नंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार तो एसआईपी नंबर की तरह गोल्ड ईटीएफ के नंबर ने भी चौंकाया है। जिस कदर इसमें निवेश बूम एकदम हुआ, लगभग 3 गुना इसमें निवेश ज्यादा आया है पिछले बार के मुकाबले। अगर आप देखेंगे प्रसन्ना सर, तो यहाँ पर 11,647 करोड़ का गोल्ड ईटीएफ में निवेश आया। अन्य ईटीएफ भी कोई पीछे नहीं रहे, अदर ईटीएफ्स में भी लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। ईटीएफ का इतना बूम, पैसिव इन्वेस्टिंग का इतना क्रेज, ये क्या एक नया इन्वेस्टिंग स्टाइल को हम कह सकते हैं कि लोग बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं प्रसन्ना सर? इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि ईटीएफ ऐसे कैटेगरी का जो रिकॉग्निशन है, तो फिर लोगों की जो समझ है वो बढ़ रही है, इसके लिए लोग ईटीएफ की तरफ आ रहे हैं, तो वो एक रीजन है। इसका दूसरा मेजर रीजन ये है कि जैसे पंकज जी ने बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर जिस हिसाब से चले हैं, तो जहां पे रिटर्न्स बनते हैं वहां पे जनरली लोगों का रुझान ज्यादा रहता है, वो लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से जिस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर और उसके अगेंस्ट इक्विटी मार्केट ने इतना रिटर्न नहीं दिया है, तो जो एसेट क्लास सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है जनरली उसके पीछे लोग जनरली होते हैं। एंड यही एक मेजर रीजन रहा है कि गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ के नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। बट वो भी फैक्ट सही है कि ईटीएफ एज ए कैटेगरी ऑल्सो अभी धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें दो अलग अलग रीजन है। मेजर रीजन जहां तक मेरे को लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जिस हिसाब से भागा है, तो उसके तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है। एंड वन ऑफ द बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज थ्रू ईटीएफ। तो गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में काफी अच्छा नंबर्स हमको देखने को मिले हैं, जैसे आपने बोला 3 गुना जो बढ़ चुका है। तो जबरदस्त एक इनफ्लो। और पंकज जी, अब इसको भी हम ये कहेंगे कि ऐसा स्टार हो चुका है ये अब पूरे की पूरी कैटेगरी में गोल्ड ईटीएफ या अदर ईटीएफ भी, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा वो आया। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी ना पंकज जी की ईटीएफ पर लोगों का भरोसा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रसन्ना जी ने जो अभी बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूं उस बात से। दोनों ही बातें हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें ईटीएफ की, तो इसके पीछे तो दूसरा कारण नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है कि निवेशकों को ईटीएफ के बारे में जानकारी बढ़ रही है और वो निवेश कर रहे हैं। अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो वहां तो एक बात समझ में आती है कि रिटर्न्स अच्छे थे, और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स थे कंपेयर टू इक्विटी। इसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट यदि हम बात करें ओवरऑल ईटीएफ की, तो इसका मतलब तो सीधा हुआ कि निवेशकों को ईटीएफ में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और एक कारण और भी है, देखिए ईटीएफ शेयर्स की तरह ही बेचे और खरीदे जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स क्योंकि आजकल डिजिटल माध्यम से निवेश करते हैं, ऐप के माध्यम से, वेबसाइट पर, तो ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट ऑलरेडी आपके पास है और आप ऐप के जरिए सिंपली बाय कर रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पर ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है, आसानी से
खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो इसके लिए जो नए निवेशक हैं, स्पेशली जो जेन ज़ी हम कहते हैं, तो वो लोग अक्सर ईटीएफ में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे लगता है पंकज जी, जो अगर मैं गलत नहीं हूं, आप दोनों ही लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो फोमो हमने देखा और बड़ा हमने बात भी किया इस पे गोल्ड एंड सिल्वर का, वो फोमो भी यहाँ पर दिखता है कि लोगों को लग रहा है अगर ये दोनों इतना चल रहे हैं, ये एसेट क्लास इतना चल रहा है, तो ये होना चाहिए, और लोगों ने एकदम धड़ाधड़ इसकी खरीदारी की है। चलिए, ये तो हमने पूरे ओवरऑल एमफी के नंबर में किस तरीके के, कहाँ पर इन्फ्लोज आए, किस तरीके का आउटफ्लो रहा, ये तमाम बातें कर ली। आगे जानेंगे रीजंस भी कि कहाँ से पैसे अगर निकले किसी एसेट क्लास से, तो इसका बड़ा रीजन क्यों रहा, और सबसे बड़ी बात कि एमएफ इंडस्ट्री का जो एयूएम है वो इस बार क्यों घटा, ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिसंबर में एमपी के आंकड़ों से कैसा रहा निवेश का ट्रेंड, ये जानने की कर रहे हैं हम कोशिश। हमारे साथ लगातार मौजूद है द वेल्थ कंपनी के डिप्टी सीईओ प्रसन्ना पाठक और साथ ही ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटवाल। लगातार हमने इस पर बात कर ली कि कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो किस तरीके से रहा। अब प्रसन्ना सर, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि अब थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच के जरिए हमें समझाइए कि मैं सुबह से ये सोचकर बैठी थी कि 80 लाख करोड़ का जो एयूएम हमारा, 80,80,000 लाख करोड़ का जो हमारा एयूएम है, वो इस बार मुझे कम से कम 82 तक जाते हुए तो दिखेगा। मैं शायद 82 लाख करोड़ इस बार, मेरा अजम्पशन ये था। लेकिन जब मैंने उसको देखा कि ये तो 80,23,378 करोड़ रहा, तो थोड़ा दुख तो हुआ मुझे। मेरे ख्याल से बहुत सारे और लोग होंगे जिनको हुआ होगा। ये थोड़ा सा जो मार्जिनल आप कह सकते हैं इसको, जो डिफरेंस आया है, क्यों आया सर? इसमें बेसिक 3 पहलू है, ठीक है? तो एक पहलू तो जो हमने देखा कि डेट सेगमेंट में रिडम्पशन आया है, जो कि सीजनैलिटी फैक्टर्स से हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो क्वार्टर एंड था, तो यही अगर हम दिसंबर 24 में, जैसे मैंने बताया कि अगर दिसंबर 24 में तो सिमिलर नंबर्स थे, आई मीन 4-5 हजार इस बार ज्यादा थे, बट सिमिलर नंबर्स थे। दूसरा रीजन डेट में इस बार थोड़ा सा ज्यादा होने का रीजन ये था कि जो लिक्विडिटी थी आई मीन सिस्टम में, तो लिक्विडिटी इस बार टाइट थी, एंड जिसकी वजह से रिडम्पशन थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो ये तो हो गया डेट कैटेगरी का रीजन। जो इक्विटी कैटेगरी में जितना वहां पे भी हल्का सा आउटफ्लो हुआ है, इन द सेंस, आई मीन आउटफ्लो नहीं, आई मीन एज कंपेयर टू नेट इनफ्लो है, बट लास्ट टाइम से, आई मीन लास्ट मंथ से थोड़ा सा कम नेट इनफ्लो है। उसका रीजन यही है कि बेसिकली मार्केट लास्ट 1 आध साल में ज्यादा चला नहीं है, लोगों को कंसर्न्स है कि वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा है, एंड अगर मार्केट रिटर्न नहीं देता है तो लोगों का मेंटालिटी वही होता है कि आप थोड़ा सा इसमें शिफ्ट करके कहीं और निवेश कर ले। जैसे हमने बताया कि आईपीओस वगैरह भी काफी आ रहे थे, तो ये दूसरा रीजन हो गया कि मार्केट वैल्यूएशंस रिटर्न्स नहीं होने की वजह से इक्विटी में हल्का सा नेट इनफ्लो है, बट एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ वो थोड़ा सा कम नेट इनफ्लो है, ठीक है? तो ये 2 रीजन हो गया। तीसरा रीजन है कि इसमें होता है कि जो जैसा आपका इक्विटी मार्केट जैसे भी ऊपर जाता है, तो मार्क टू मार्केट भी जो हम मंथ ऑन मंथ देखते हैं, तो वो भी एक रीजन है कि इस बार मार्क टू मार्केट भी काफी कम था, क्योंकि इक्विटी मार्केट म्यूटेड था। तो ये तीनों का मिश्रण अगर हम करें, तो जो हमको नंबर्स दिख रहे हैं वो हल्के से हमको स्लाइटली निगेटिव दिख रहे हैं। बट जैसे मैं बोला कि जो बिगेस्ट टेक अवे है, जो रिटेल सेगमेंट का जो एसआईपी है, विच इज द मोर स्टेबल मनी, क्योंकि कैसा है कि मार्केट अगर नेक्स्ट महीने 10% चल जाएगा तो वापस इनफ्लोज आ जाएंगे, तो वो तो थोड़ा सा अनस्टेबल, आई मीन क्या बोलते हैं कि रिटर्न चेसिंग वाला जो इनफ्लोज है वो होता है, तो वो ऊपर नीचे हल्का सा होता रहेगा। बट हमको सबसे बड़ा कंफर्ट इसी फैक्टर में लेना चाहिए कि एसआईपी एट रिकॉर्ड हाई है, विच इज जो ज्यादा करके जो रियल रिटेल पार्टिसिपेशन वो दर्शाता है। और मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जनवरी में शायद हो सकता है कि इसमें एक अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिले, कम से कम 81 के आसपास तो ये चला ही जाए, मतलब 81 लाख करोड़ के आसपास। पंकज जी, इसी होप के साथ मुझे ये बताइए कि आज आंकड़ों में खास क्या रहा? देखिए, खास तो जो बात हो रही है एसआईपी तो खास तो एक चीज रहेगी, एसआईपी के जरिए निवेश बढ़ा है, और जिससे ये समझ में आता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा मार्केट पर बढ़ रहा है। जो हम देखते थे पहले कि बड़े निवेशक एचएनआईज हैं, सुपर एचएनआईज हैं, वो तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए भी करते हैं, या जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उसमें करते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अधिकतर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते थे या करते हैं, आरडी की बात कीजिए या फिर आप इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं। बट अब जिस तरह हमने देखा है कि निवेशकों ने एसआईपी की तरफ
इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, उससे उनका भरोसा समझ में आता है। दूसरी एक बात और है यहाँ पर, जो रिसेंसी बायस होता है। अक्सर देखा जाता है कि जिस एसेट क्लास में तेजी होती है या जिस मार्केट सेगमेंट में तेजी होती है, वहां पर निवेशक अधिक निवेश करते हैं। तो जब हमने देखा था कि 2023-24 में स्मॉल कैप में तेजी हो रही थी, तो निवेशक अक्सर वहां पर निवेश कर रहे थे। अब हमने देखा कि स्मॉल कैप में रिटर्न्स नहीं बने, नेगेटिव रिटर्न्स थे, तो वहां से निवेशकों ने पैसा निकालना भी शुरू किया या नया पैसा इन्वेस्ट करना रोक दिया और उसके बजाय गोल्ड और सिल्वर में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये भी है कि जो आपने कहा कि फोमो भी होता है, जिन्होंने बाद में देखा कि मिस कर दिया, मैंने रैली मिस कर दी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे इन्वेस्ट किया, पर इन्वेस्टमेंट वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक चीज और भी है इसके पीछे समझने वाली कि देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा ये अच्छी बात है, पर गोल्ड ईटीएफ में बढ़ा ये उससे अच्छी बात है। मतलब कि सोने में निवेश तो निवेशक पहले भी करते थे, बट पहले वो फिजिकल गोल्ड में ही करते थे, लेकिन अब फाइनेंशियल एसेट में उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि वो गोल्ड ईटीएफ या जो गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड, सिल्वर ईटीएफ, उसमें निवेश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी को दर्शाता है। तो सभी बातें हैं, थोड़े से तो बायसेस यहां पर देखे जा सकते हैं, बट ओवरऑल बात करें एसआईपी और दूसरी बात जो ईटीएफ में निवेश है, ये इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी और अवेयरनेस को ये सीधा सीधा दिखा रहा है। बिल्कुल। और एक छोटा बच्चा सर, स्मॉल कैप फंड्स जिस तरीके से प्रसन्ना सर ये परफॉर्म करते आ रहे हैं, उम्मीद दिख रही है आपको आगे आने वाले दिनों में इसके ठीक करने की? जैसे पंकज सर ने भी बताया उसका रीजन क्या है, तो बेसिकली रिटर्न्स इतना हुआ नहीं। आई मीन लास्ट ईयर में -5% रिटर्न, अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो -5% रिटर्न है। तो होपफुली जिस हिसाब से हमको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट कट किया है, फिर बाद में अपना जीएसटी का कट हुआ है, बजट में बोनांजा दिया है, मानसून अच्छा रहा है, तो ये सब का रिपल इफेक्ट बेसिकली लैग के साथ आता है। तो जनवरी से वगैरह आई थिंक नंबर्स एक्चुअली इंप्रूव करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जैसे मार्केट अच्छा करेगा, नंबर्स एक्चुअली जब इंप्रूव करता है तो स्मॉल कैप में उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है। सो होपफुली उसका अर्निंग्स जैसे इंप्रूव होगा तो वहां पे भी वापस आई थिंक थिंग्स शुड इंप्रूव। एंड वी जस्ट होप कि नेक्स्ट 2-3 महीने में स्मॉल कैप में भी इन्फ्लोज आने चालू हो जाएंगे। बिल्कुल, इसी होप के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा निवेश एसआईपी के जरिए तो म्यूचुअल फंड में आता हुआ दिखा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हमने देखा कि इस बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ओवरऑल जो ग्रोथ रही वो थोड़ी धीमी रही, और उसी पर आज हमने बात की कि आखिर ऐसा क्या हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एओएम के साथ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।